Good evening. Good evening, everyone. How are you all? I'm fine. I'm fine. Okay, Ji, very good. So, what we had done in the last class, where we left, beta? Can anybody tell? Sir, Ma'am, Van der Waals equations. Okay. You have not covered that chapter completely, na? Yes, No. ma'am. Okay. Okay, so in the last class, you were at a very last point of the chapter. बहुत कुछ ज्यादा नहीं बचा है, तो उसमें से थोड़ा सा पहले डिस्कस करके ना, then we start with the new chapter. तो बच्चा वंडरवॉल इक्वेशन सब बच्चों ने सीखी लास्ट क्लास में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो रिगार्डिंग द वंडरवॉल्स इक्वेशन, पहले तो मुझे बताओ कि वंडरवॉल इक्वेशन किस तरह की गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द रियल गैसेस और द आइडियल गैसेस? I'm real guesses. Ma'am, real guesses. Applicable for the real. Real guesses. Okay. So this is applicable for the real gases. What was the case? एक्चुअली में ना रियल और आइडियल गैसेस पहले तो अलग अलग होती ही नहीं है. तो बेसिकली सिनेरियो क्या है, जो आपका आइडियल गैस बिहेवियर था, आइडियल गैस बिहेवियर हमने कैसे जस्टिफाई किया था? हमने कुछ लॉज पढ़े थे बेटा. कौन कौन से लॉज पढ़े थे? वी हैड डन द लॉज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, देन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस. जितने भी हमने लॉज जो भी पढ़ रखा था, वो सारे लॉज और पोस्टुलेट अंडर द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं. क्या देखा हमने कि जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो गैस पे प्रेशर अप्लाई करने पे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस आ जाती हैं. हमने क्या बोला था बच्चा पोस्टुलेट्स में? हमने पोस्टुलेट में बोला था ना कि देयर आर नॉट एनी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. ठीक है. तो ये जो दो पोस्टुलेट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के, they don't hold good under the conditions of high pressure and low temperature. जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो पहले तो फोर्सेस आ गई. दूसरा क्या था कि उसमें बोला गया था कि जो आपका एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को यू पीपल कैन नेग्लेक्ट इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. वो भी ट्रू नहीं है. ठीक है. जब आपकी गैस जो रूम में फैली हुई है, उसे आपने भर लिया एक बलून में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एक मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि गैस के बीच में क्या होता है ना बच्चा, बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट है. इतनी सारी स्पेसेस प्रेजेंट है, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, तो उनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी, गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तो ये पोस्टुलेट वैलिड नहीं रहेगा. तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है कि जिस गैस को आप आइडियल मान के चल रहे हो ना, वो भी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करने पे अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है. तो उन गैसेस के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, सॉरी NRT. दैट इज द इक्वेशन. इसमें क्या था? ये था एक्सेस प्रेशर. जो हमने बोला ना कि प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये था आपका एक्सेस प्रेशर, और ये था इसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हमने एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिया हुआ था, पूरा वॉल्यूम कंसिडर करा था, यानी कि हमने किसी रूम के वॉल्यूम को ही टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस माना हुआ था. तो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बस पेंडिंग है, देन विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यू हैव टू गिव द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी. गिव द यूनिट्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या सिग्निफाई करते हैं बच्चा? स्मॉल Forces of attraction. हाँ जी, बिल्कुल. ये फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो गैसेस के बीच में पहले प्रेजेंट नहीं थी. दिस सिग्निफाइज द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. एंड इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला से भी ले सकते हो.
पहले तो P में अगर मैंने कुछ ऐड किया है, इफ आई हैव एडेड समथिंग इन P बेटा, तो वो भी किसके यूनिट रखेगा? प्रेशर के यूनिट रखेगा ना। प्रेशर में प्रेशर को ही तो ऐड करोगे मैथमेटिकली, चलो तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये भी प्रेशर ही होगा। तो आई एम जस्ट कीपिंग AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रेशर ओनली। तो इसमें से A क्या आ जाएगा? A आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द V स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। यस मैम। तो ये वॉल्यूम हो गया बच्चा। V को वॉल्यूम का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय N क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। अब आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं सब बच्चे, mLT-2। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चा जी L स्क्वायर हो गया एरिया का, वॉल्यूम बच्चा जी L क्यूब होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। अगर मैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा M, L की पावर देखो कंबाइन करके कितनी आती है, L की पावर 3 to the 6, यहाँ से आती है 1 यहाँ, तो 7 आ गया, ठीक है। एंड T रेज टू पावर माइनस ऑफ 2 एंड L स्क्वायर और N स्क्वायर, तो इसको अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो दिस इज द mL5 T-2 एंड पर मोल स्क्वायर। तो मास को किस में मेजर करते हो? मास जी। हाँ, और लेंथ को, मीटर्स, टाइम को, सेकंड्स। ठीक है। एंड दिस इज योर मोल इनवर्स टू। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला या यूनिट इसका कैसे आता है। उसके बाद आ गया आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? V माइनस NB था, तो NB को भी किसके बराबर रख सकते हैं? वॉल्यूम के बराबर रख सकते हैं। ऑब्वियसली वॉल्यूम में से कुछ माइनस करोगे तो वो भी तो वॉल्यूम के यूनिट ही रखेगा। तो B अब किसके इक्वल आ गया? तो B इज नाउ इक्वल टू द वॉल्यूम अपॉन N। वॉल्यूम का क्या हो गया बच्चा? M0 L क्यूब T0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय क्या है इसमें? मोल। मोल इनवर्स। पर मोल आ जाएगा या मोल इनवर्स आ जाएगा। दिस इज यू हाउ यू हैव टू अराइव एट द रिजल्ट ऑफ योर यूनिट्स ऑफ ANB। तो इज दैट क्लियर? इस चैप्टर में से जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के आने की वो आपके आइडियल पार्ट में से है। उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। रियल पार्ट में से आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, क्यों डेविएशन हुई वो समझ में आनी चाहिए, और यूनिट्स वगैरह और सिग्निफिकेंस वगैरह आना चाहिए। तो द न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज अ चैप्टर ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th वाला पोर्शन बेटा इसमें पहले करेंगे, उसके बाद 12th वाला पोर्शन करेंगे। 11th वाले पोर्शन में ना कुछ चैप्टर्स मैंने क्लब कर दिए हैं, जैसे आपका है हाइड्रोजन चैप्टर, और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज द S ब्लॉक। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनता है ना उसका रीजनिंग से ही क्वेश्चन बनता है। मतलब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट है इसमें, वो भी साथ साथ लेके चलेंगे, बट जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से ही बनेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक इसका मैं बता देती हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन पार्ट टुडे। ये 11th का पोर्शन है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बच्चा जी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि अगर इतने सारे एलिमेंट्स होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए जो पीरियोडिक टेबल है, पहले मैं आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगी। आफ्टर दैट विल गो टू द डिस्कशन की कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो क्लासिफिकेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जो आजकल का पीरियोडिक टेबल है, दैट nowadays we people are using the name of that periodic table is called as a long form of periodic table। इसको बस थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस टॉपिक को, long form of periodic table। The other way of saying it is as a modern periodic table। modern तो है खैर, इसको आजकल यूज करते हो, that's why it is called as a modern periodic table। तो बच्चा जो आपके पास periodic table है ना, तो basically it is divided into the 4 parts। It is basically divided into the 4 blocks।
यू हैव डन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हेयर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, याद है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके पास SPDF सब शेल्स आती थी। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहले तो सब बच्चे ये याद रखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल दिया था हमें मोजले ने। क्या नाम था बेटा साइंटिस्ट का? मोजले। Moseley. और जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल दिया था, दैट पीरियोडिक टेबल इज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इस बेस पे बना हुआ है कि जिस एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो एलिमेंट फॉल करेगा। यानी कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे वी आर गोइंग टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अपने पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में है S ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में है P ब्लॉक। स्मॉल लेटर लिखते हैं इसमें SP में, कैपिटल लेटर मींस द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स होता है, तो वो गलती से भी नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका P ब्लॉक बेटा एक्सट्रीम राइट में। इन बिटवीन दिस वी आर हैविंग द D ब्लॉक। In between this S and P block, we are having the D block. And at the bottom of the periodic table, we are having the two series, two lines of the 14 elements each. That is called as a F block. So there are the 4 blocks in which our periodic table is divided. And now you have to know about the reading of the periodic table. Periodic table को दो तरह से पढ़ते हो, एक तो left to right और एक top to bottom. जो टॉप टू बॉटम पढ़ने का मेथड है उसको बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो लेफ्ट टू राइट पढ़ने का मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड। एवरीबडी नोज दिस। और एस ब्लॉक में आते हैं हमारे दो ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 2। पी ब्लॉक में आते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, 17 18। तो मैंने लाइन लगा दी है बीच में एक कॉमन। और जो आपके पास डी ब्लॉक है उसमें आते हैं ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 पोर्शन। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? 7. 7. 7 periods are there in the periodic table. So these are the two ways of studying the periodic table. Now the most important thing is you have to learn the general electronic configuration for all the 4 blocks. If you are considering the S block, the general electronic configuration for the S block is NS1 to 2. What does that mean by writing NS1 to 2? आप देखो ना S सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, क्योंकि S सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। तो इसलिए आपके पास जो दो ब्लॉक हैं, जो दो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट वाले की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, सेकंड वाले की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। मतलब इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेंगे पीरियोडिक टेबल में, वो सब एक जैसी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग अलाइक। मतलब जो कॉज ऑफ द रेपिटिशन है, जो कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी है, वो है सिमिलैरिटी और द रेपिटिशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक जैसी दिखाई देगी, वो भी आउटर मोस्ट, वहां वहां आपको प्रॉपर्टीज भी एक जैसी दिखाई देंगी। तो ये NS1 जाएगा, ये NS2 जाएगा। P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP1 to 6। कोई भी स्टूडेंट P ब्लॉक की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन को काउंट करते हुए ओनली P के इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेगा, S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। और यू कैन से इन द सिंपल वर्ड कि जहां पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगी उसका पीरियड नंबर। और जितना भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे। और एस और पी में दोनों में देखो n है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होने हैं। डी ब्लॉक के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1, D1 to 10 एंड NS2। डी ब्लॉक के केस में पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग होती है। आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म बच्चा, पेनल्टीमेट शेल? Yes, ma'am. पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट शेल। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था,
यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो डी में, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 4s में जाता है। 4s में जाने के बाद ग्रेजुअल फिलिंग होती है 3d की, यानी कि आउट, नहीं तो नॉर्मल वे क्या है, SNP ब्लॉक में पहले इनर मोस्ट शेल भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। जबकि डी ब्लॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में सब में सेम ही रह रहा है किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में, उसके बाद सेकेंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। इसको आप ऐसे समझ लो ना कि आप एक क्लास में बैठ रहे हो, अरेंजमेंट आपके स्टूडेंट्स का है क्लास में, लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अंदर अंदर वाले शेल बाद में फिल हो रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल वे क्या है, पहले इनर रोज या फ्रंट रोज फिल होंगी, उसके बाद आउटर मोस्ट होगी, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग होती है। यहाँ पे मैंने NS2 लिख दिया है, पर ट्रांजिशन सीरीज सेकंड और ट्रांजिशन सीरीज थर्ड में, यानी कि सेकेंड और थर्ड लाइन में आपको कहीं कहीं एबनॉर्मेलिटीज मिलेंगी, जहां पे NS में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। मतलब कई बार डी को हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या एम्प्टी, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं बनाने के लिए। एस में 0 इलेक्ट्रॉन भी रह जाता है, कई बार 1 भी, कई बार 2 भी, पर लिखने में हम इसको NS2 ही लिखते हैं। एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2, F1 to 14, N-1, D0 और 1 और NS2. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. बच्चा जी यहाँ पे सेकेंड भी नहीं, थर्ड लास्ट शेल की फिलिंग होती है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे कौन सी फिलिंग हो रही है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखा है, यहाँ पे तो 4s और 3d आता है ना, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 3d में आता है। यहाँ पे तो पहले 6s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 4f में आता है, फिर उसके बाद 5d है, यानी कि 6s से पहले 5d होगा, फिर 4f होगा, यानी कि थर्ड लास्ट शेल की फिलिंग होती है ग्रेजुअली। पहले आपके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6s में होता है, आफ्टर दैट 5d, आफ्टर दैट 4f, तो यानी कि थर्ड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाए तो वो एंटी पेनल्टीमेट शेल है। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा N+L बोहर-बरीज रूल से आपने क्लियर किया है मेरे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो ये तो होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, चलो आप थोड़ा सा इसका नेमिंग भी देख लेते हैं। जो आपका ग्रुप 1 है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। जो आपका ग्रुप 2 है उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो आपका ग्रुप नंबर 18 है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। Noble नोबल gases. गैसेस को पहले इनर्ट गैसेस भी बोला जाता था, पर इनर्ट गैस इज अ मिसनोमर। इनर्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही जो इनर्ट है का मतलब है कि उसमें कोई कंपाउंड बन ही नहीं रहा, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहा। पर आपको पता है कि जीनोन के कंपाउंड मिल चुके हैं, ठीक है। Xenon is the noble gas, although it is having the octet complete, but still it is found in the compound form. It is forming the compounds. तो इसलिए इनके लिए noble word appropriate है, inert नहीं अब इसको बोलते। 17th ग्रुप को बोला जाता है halogens। 16th ग्रुप को बोला जाता है chalcogens। 15th ग्रुप को बोला जाता है निक्टोजेंस। 13 और 14 के कुछ ऐसे स्पेसिफिक नेम नहीं है, उनको इनके फर्स्ट एलिमेंट के नेम पे बोला जाता है। जैसे 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है तो उसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली। 14 का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है तो उसको बोला जाता Carbon है family. कार्बन फैमिली। यस। जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का एक नाम है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन। Transition metals. हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेसिकली हमारे पास 3 ट्रांजिशन सीरीज है बच्चा, जिसको TS1, TS2, TS3 बोलेंगे। और थर्ड वाली ट्रांजिशन सीरीज इनकम्प्लीट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा रेगुलरिटीज हैं और हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं। आपको ये पता है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10। तो हर एक ट्रांजिशन सीरीज में भी 10-10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपके एलिमेंट लेंथेनम जो कि 57 है, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D1 में गया, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन F में ऑर्बिटल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेंथेनम के बाद आपका F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। वो लेंथेनम के बाद 58 से लेके 71 तक होता है, फिर हाफनियम 72 यहाँ पे आता है और 80 तक जाता है मरकरी तक।
अब क्योंकि आपका एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसका एक नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. और इन द केस ऑफ योर एस एन पी ब्लॉक में ज्यादा पीरियोडिक वेरिएशंस आती हैं, ज्यादा रेगुलरिटी आती है, इसलिए एस प्लस पी ब्लॉक को कंबाइन फॉर्म में बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ये सब बात तो तुम्हें पता है, बस मैंने एक एक बार बता दी है. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पर इनसे भी कई बार नेमिंग से कुछ पता क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर हमें पता ही नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे. एस एंड पी ब्लॉक को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या इनका एक नाम है मेन ग्रुप एलिमेंट्स. इज दैट क्लियर? यस मैम. अच्छा बच्चा जी, एक बात और इसमें बतानी है, और वो क्या है कि कई बार आपको इसके केस में ये भी पूछ लेता है. ये तो पता लग गया ना सबको कि किसका कॉमन नेम कैसे दिए हैं मैंने. कॉमन नेम जिसके दिए हैं बाकियों के नहीं है. जैसे ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 12 के केस में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आता है. ग्रुप नंबर 11 के केस में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आता है. अब कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड तीनों के सिक्के मिलते हैं, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये हम डी ब्लॉक में भी और डिटेल में पढ़ेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैम इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को बोलते हैं. जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो इनर ट्रांजिशंस हैं. आई थिंक इट इज आस्क्ड बाय द संजना. संजना क्लियर है बेटा? यस मैम. इनर ट्रांजिशन ऑफ द एफ ब्लॉक. कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि डी कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ कहाँ से स्टार्ट होता है. डी ऑर्बिटल, डी वाला जो आपका ब्लॉक है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, और जो एफ है वो आपका 6th पीरियड से स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल में. इस पेज में आपको कुछ नोट नहीं करना है, आपको जस्ट बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर इन नामों से या ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें आना चाहिए. तो मैं फिर से कुछ चीजें रिपीट कर देती हूँ. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद डी और एफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो पता होने चाहिए. जिनके कॉमन नेम फेमस हैं वो पता होना चाहिए आपको. कई बार क्या करता है कि वो एल्कली मेटल का क्वेश्चन एल्कली मेटल से ही पूछ देता है नाम, ग्रुप 1 नहीं बोलता, तो फिर ये पता होना चाहिए. तो इज दैट क्लियर? ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है. चलें आगे. यस मैम. चलिए, अब मैं कुछ यहाँ पे ना आपको इन्वेस्टिगेटर्स के नाम बताऊंगी. इसका प्रीवियस ईयर नीट में एक ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग has done something regarding the classification of the elements in the periodic table. तो पहला साइंटिस्ट था डोबर्नर. डोबर्नर ने क्या किया था, अपने टाइम पे ट्राइड्स दिए थे. ट्राइड को ट्राई के नाम से देख लो, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. लिथियम क्या होता है? 3 7 होता है. सोडियम 11 23 होता है. पोटाशियम होता है आपका 19 39. तो उसने कहा था कि 3 एटम्स के ग्रुप बना के अरेंज किया जाए एलिमेंट्स को. क्लासिफिकेशन का इसने बेस क्या रखा था कि जो एटॉमिक वेट होगा मिडल का, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल, दैट इज द एवरेज मीन ऑफ द रिमेनिंग टू. दैट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग टू, एक्सट्रीम टू. अब जैसे 23 क्या आता है? 23 आपका आ गया बेटा 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 46/2, 23. इज दैट क्लियर? यस मैम. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम बनाया था, वैसे ही इसने कैल्शियम वाला एक केस में, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे ये ट्राइड बनाए थे. आपको ये लर्न नहीं करने, इट इज जस्ट अ केस कि आपको साइंटिस्ट का नाम पूछ ले कि ये क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व था या नहीं, तो वो और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो डबर्नर का क्लासिफिकेशन वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज सारे एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, और ये ट्रेंड भी बहुत देर तक नहीं चला. मतलब सारे एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले 3 के ग्रुप में आ जाए, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया. तो एक साइंटिस्ट था आपके पास, लॉदर मेयर.
लॉदर मेयर ने क्लासिफिकेशन का बेस एटॉमिक वेट रखा था। लॉदर मेयर के अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे लाइट एलिमेंट है उसको पहले रखा जाए, और जैसे जैसे वेट बढ़ता है उसको आगे आगे एलिमेंट्स को रख दिया जाएगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही था कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टी शुड बी प्लेस्ड टुगेदर and with the dissimilar properties should be placed apart. So that is the basis of classification of the Lauder-Meyer. Now the third one is ये मैंने कोई sequence wise नहीं बताए हैं, I am just telling the names only. Then is the Newlands. Newland ने दिया था Newland's law of octaves. Now what is this Newland's law of octaves? देखो law of octaves is just like जैसे 7 नोट्स होते हैं ना म्यूजिक के, 7 सुर, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी, तो 7 के बाद जो 8वां सुर होता है वो फिर पहले जैसा होता है। तो इसने कहा था एलिमेंट्स को जब अरेंज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट, अगेन एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपके 7 के बाद पहले तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, 4 5 6 7, तो 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 7 7 ऐड करते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज एक जैसी होती जाएंगी, मतलब 1 के नीचे जो एलिमेंट आएगा 8 नंबर वाला उसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती हैं। 2 के नीचे जो 9 नंबर वाला आएगा, ये तो नंबर मैंने 1 से स्टार्ट किए हैं, उसने कुछ यू कैन से एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया था। तो दिस इज अ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। आफ्टर द न्यूलैंड देयर वर द सम नेम्स आल्सो जो थोड़े से क्लासिफिकेशन के साथ you can say related हैं। one is a Cancottios, बहुत ज्यादा काम नहीं है इसका, बस इसका कॉम्बिनेशन में ही काम है बाकियों के साथ, बस आपको इसलिए नाम ध्यान में रखना है कि कभी ये आए तो इट इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। देन इज अ टेलुरिक हेलिक्स। टेलुरिक हेलिक्स ने एक हेलिकल टाइप का पीरियोडिक टेबल दिया था। हेलिकल जैसे आप कुछ बेंजीन शेप बोल दो या कुछ ऐसा अरेंजमेंट, हेलिक्स जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के केस में प्रॉब्लम क्या है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिलता है, तो इधर मेटल रख दी थी इसने सोडियम पोटेशियम, और इधर वाले नॉन मेटल्स आ गया था फ्लोरीन क्लोरीन। तो इस तरह से ये दोनों के साथ सिमिलैरिटी बनती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो टेलुरिक हेलिक्स वाज आल्सो द नेम एसोसिएटेड विद द क्लासिफिकेशन। एंड देन इज अ बोहर। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम बोहर का तो मॉडल था, ठीक है, बट बोहर के केस में क्या था ना, बोहर ने क्या किया कि जस्ट एज द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हो, सेम पैटर्न से जो मेंडलीव के या मोजले, मेंडलीव के तो नहीं, मोजले के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो रखे हुए हैं। आप देखो बोहर के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2, फिर कितने आने चाहिए, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 32, जिसको आप के एल एम एन ओ पी ऐसे शेल्स बोलते हो। अब आप बोहर ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। अब द सेम इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ग्रुप पीरियड 1 में आते हैं या नहीं आते? Yes, ma'am. और पीरियड 2 में कितने आएंगे? हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम से लेके बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड केस में फिर 8, फोर्थ केस में जहां पे पीरियोडिक टेबल में डी का स्टार्ट होता है वहां पे 18, फिर 18, और सिक्स्थ से एफ स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे 52 32। So this is how classification of the elements in the periodic table is exactly in the similar way, just the configuration of the electrons, just the arrangement of the electron around the nucleus. इसलिए बोहर को भी इसमें शामिल किया गया। तो the seventh is you can say Mendeleev. मेंडलीव के बारे में तो सबने पढ़ रखा होगा। मेंडलीव ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। उसने क्लासिफिकेशन का बेस रखा एटॉमिक मास, और मेंडलीव ने एक लॉ भी दिया था जिसको क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा, क्या कहता है ये कहता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the physical and the chemical properties of the elements
are the periodic function of their atomic mass. Periodic function of their atomic mass. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज periodic function of atomic mass है, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही वेरी करेंगी जैसे एटॉमिक मास वेरी करता है। एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को रखोगे तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैसे ही चेंज होती जाएंगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग तो सब बच्चे समझते हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा फिजिकल स्टेट कैसी है, डेंसिटी कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लाइक दिस। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब किसके बेस पे चेंज होती है, एटॉमिक मास के बेस पे। So Mendeleev was very much sure about his classification of the elements in the periodic table. कि Mendeleev at that time boldly left the some spaces, empty spaces for some elements, which yet to be discovered. तो ये जो जब एलिमेंट्स उसने अपनी क्लासिफिकेशन के बेस पे उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी प्रोटेक्ट किया था और एक टेबल दिया था। और जब वो एलिमेंट्स एक्चुअली में मिले, पता है ना, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, इका सिलिकॉन, Ica aluminium, gallium and germanium, these were the two elements which were discovered later on. उसने उनसे ऊपर वाले एलिमेंट्स के बेस पे, यानी कि सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आना है तो इका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आना है तो इका एल्यूमिनियम, इनके नाम पे इका लिख के दो जो एलिमेंट्स न्यू बाद में डिस्कवर होने थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज का एक टेबल बनाया था। एंड दैट वाज ऑलमोस्ट करेक्ट व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन। तो काफी यू कैन से डोमिनेंस दी जाती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। बट मेंडलीव का जो फेलियर रहा था, कहाँ पे था प्रॉब्लम मेंडलीव को, व्हाट वाज द मेजर फेलियर ऑफ द मेंडलीव? छोटे छोटे पॉइंट मैं इसमें इंक्लूड बोल के ही कर दूंगी, बाकी आपको मेन में लिख देते हैं। The failure of the Mendeleev's periodic table, the bigger failure is the cause of periodicity, नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वो। He couldn't explain the cause of periodicity. Okay. Cause of periodicity का मतलब है कि ऐसा क्यों होता है, why the atomic mass जब change होता है तो properties भी change होती हैं, why it is so basically the mean by saying atomic mass से properties क्यों relate कर रही हैं। ओके जी, एटॉमिक मास से प्रॉपर्टीज क्यों रिलेट कर रही हैं, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, पहली बात तो ये वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। सेकेंड, पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप इसके पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लमेटिक थी। पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसका पीरियोडिक टेबल जब मास नंबर के बेस पे बना था तो इसको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, इन तीनों के लिए अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, पर इसने क्या किया, मेंडलीव ने एक ही जगह पे तीनों आइसोटॉप्स को रखा था। आजकल का पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर के बेस पे है ना, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द आइसोटॉप्स। एंड थर्ड इज द कुछ एनोमलस पेयर्स थे इसके पीरियोडिक टेबल में, जिसमें आप आर्गन पोटाशियम सबसे सिंपल एग्जांपल है। आर्गन को पोटाशियम से पहले रखा हुआ है आजकल के पीरियोडिक टेबल में और जस्टिफाइड है, वो हमें पता है 18-19 है, और मास के बेस पे ये जस्टिफाइड नहीं था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तब भी प्रॉब्लम थी। डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इसने ए बी ग्रुप करके बीच में ही मिक्स कर दिया था एस और पी के, जबकि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से। तो इनके लिए भी प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन की पोजीशन तब भी प्रॉब्लम थी, ये अभी भी है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। So these are the some of the defects in the Mendeleev's periodic table which were later on modified by the Moseley. Moseley ने एक बहुत अच्छा बेस ले आया वो। Moseley's periodic table जो है, जिसको हम आज बोलते हैं मॉडर्न periodic table, मॉडर्न periodic table, इसमें एक लॉ इसने मेंडलीव का चेंज कर दिया, इसने इसको लिख दिया मॉडर्न periodic law। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? ये कहता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स
are the periodic function of their atomic number. देयर एटॉमिक नंबर मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो था मोजले का, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मोजले के केस में क्या थी कि बेटा मोजले ने जो जेड था, इसने ना ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई बोल देता है एटॉमिक वेट के बेस पे रख लो। अब आपकी क्लास में बोल दिया जाए, अगर आपकी क्लास में आप 12th में हो या आपका टीचर बोल दे कि हाँ भाई अगर जिसका जितना वेट है उसको उतनी स्कॉलरशिप है, तो ये तो कोई फंडा नहीं हुआ ना। तो मतलब द क्राइटेरिया जो है आपका वो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ये एक्सप्लेन कर पाया था। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इसने कैसे एक्सप्लेन किया? देखो एटॉमिक नंबर के बेस पे जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज, एटम्स को अरेंज करोगे, एटॉमिक नंबर के बेस पे जब आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो व्हाट वुड हैपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जिनकी सेम आती है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिहेव लाई करते हैं और सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर से आप पहुंचे सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां पे सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वहां पे आपके पास पीरियोडिसिटी आती है, मतलब वहां पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं बेसिकली। तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी बहुत बड़ी सक्सेस थी। और जो एलिमेंट्स एक जैसे पीरियड, एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में लाई करते हैं। तो इज दैट क्लियर अबाउट दीज पीरियोडिक टेबल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, black backslide show color. बैक स्लाइड देख लीजिए। दो छोटे से क्वेश्चंस हैं जो इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। Done, ma'am. ओके जी। अब इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था जैसे सिलिकॉन बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन थे ओके, फिगर आउट करो जरा क्या हो सकता है आंसर। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप को बिलोंग करता है? देखो ऐसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। अब देखो आजकल के पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कहाँ पे है? कार्बन फैमिली में है। Yes, ग्रुप ma'am. नंबर 14 कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। तो सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है। तो जो आपका ग्रुप नंबर 14 है, यस करेक्ट आंसर, जो आपका ग्रुप नंबर 14 है वो ग्रुप नंबर 14 मेंडलीव के टाइम पे 4 था। मेंडलीव ने क्या किया था ना, मेंडलीव ने 1A 1B 2A 2B, उसने 0 से लेके 8 तक के ग्रुप रखे थे, टोटल 9 ग्रुप्स। 1A 1B, 0 में तो उसने नोबल गैसेस रख दिया, फिर 1 में जिनकी एक एक वैलेंसी आती है, ठीक है, फिर 2 में जिसकी 2 वैलेंसी आती है, जिसको उसने डी के साथ क्लब कर दिया था। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो आपका 14 है ना, और मेंडलीव की एक और पहचान है कि क्वेश्चन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आ रहा है, रोमन लेटर्स में लिखी होंगी ऑप्शंस।
जबकि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता है तो आपको जो ऑप्शंस है वो नॉर्मल डिजिट्स में मिलेंगी, ठीक है, नंबर फॉर्म में मिलेंगी, तो ये वाला रोमन वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। अब जो 14 है या 14 है वो वहां पे 4 होगा, जो 15 है वो वहां पे 5 होगा, जो 16 है वो वहां पे 6 होगा और रोमन में लिखा होगा। तो दिस इज अ वे, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, यू पीपल कैन कैरी फॉरवर्ड विद दैट। नो, डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, हु हैज सेंड द डी आंसर इज नॉट अ करेक्ट। ओके, तो इज दैट क्लियर कि कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल पोजीशन इसकी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कैलकुलेट करनी है और उसमें से 10 माइनस करते जाना है और रोमन लेटर में लिखा हुआ फिर मैंडलीव का क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो ये आया था इसमें, प्रीवियस ईयर है क्लासिफिकेशन से। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन इसका ये था प्रीवियस ईयर में, जैसे कोई इसने रैंडम एटॉमिक नंबर दे दिया, मैंने आपको रैंडम एटॉमिक नंबर दे दिया 33, या रैंडम एटॉमिक नंबर दे दिया 47, या रैंडम एटॉमिक नंबर दे दिया 35, या कुछ एटॉमिक नंबर दे दिया 20, ठीक है। आपको इनका ग्रुप एंड पीरियड जस्टिफाई करना है प्रोडक्ट टेबल में कि ये कहाँ पे लाई करेंगे, और इनके नाम भी ढूंढने हैं। नाम आप तब ढूंढ सकते हो अगर आपको ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज एलिमेंट्स के नेम लर्न है सीक्वेंस में। कैसे करते हैं इसको? हु इज गोइंग टू टेल? कैसे लिखेंगे? नॉवल गैसेस सबको आती हैं? Yes, ma'am. नियॉन, Argon, krypton, क्रिप्टन एंड जीनन। एटॉमिक नंबर xenon, क्या है बच्चा? 2 है, 10 है, 18, 18 है, 36 है, 36. 54 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन एंड रेडन भी लिख लो फिर। 86 है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसमें तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है 2s2, यहाँ पे 2s2 और 2p6 होगी, यहाँ पे 3s2 और 3p6 होगी, यहाँ पे 4s2 3d10 4p6 होगी, यहाँ पे 5s2 4d10 5p6 होगी, यहाँ पे 6s2 4f14 5d10 6p6 होगी। इस तरह से उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। अब आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, तो आपको नोबल गैस की फॉर्म में लिखनी है और उसके बाद का अफबाउस प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। 33 की लिखनी है तो 33 कहाँ लाई करेगा? 18 और 36 के बीच में लाई करेगा। तो पहले तो आर्गन लिख दो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद आर्गन कहाँ तक फिल हो जाता है? 3p में फिल हो जाता है। तो 3p के बाद क्या आ जाएगा? 4s। 3d10, पहले 4s फिल करेंगे, 4s, फिर उसके 4s2, बाद 3d शेल करेंगे, फिर उसके बाद 4p फिल करेंगे। तो 18 और 2 कितना हो गया? 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, और 30 और 3 कितने हो गए? 33। तो इसमें से आउटर मोस्ट उठा लो। आउटर मोस्ट क्या बन गया आपका? 4s2 एंड 4p3। अब आप जाओ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? बताओ। पी बॉक्स स्टार्ट होता है 13 से लेके 18 तक, P1 से लेके P6 तक। अब जो आपका P1 है वो 13 है, तो P2 कितना होगा? 14 होगा। यानी कि अगर आपका एलिमेंट P में लाई करता है ना, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें +12 कर दो तो आपके पास ग्रुप का नंबर आ जाएगा। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो 3 + 12 कर दो तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि इसका ग्रुप का नंबर क्या है? 15। ये ग्रुप कितना हो गया? 15th ग्रुप हो गया। 15th ग्रुप करके देख लो। 15th ग्रुप P3 होगा। एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देख लो। 2s2p3, 3s2p3, 4s2p3 निकल आया एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा है आपका? आर्सेनिक है ये, arsenic, आर्सेनिक। तो जब भी कोई एलिमेंट आपका पी ब्लॉक में लाई करता है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में जा रही है, तो पी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 प्लस कर दोगे तो ग्रुप का नंबर आ जाएगा। वाई आई हैव एडेड द 12। 12 ऐड करने की ये ट्रिक है क्योंकि जो आपका P1 है ना वो 13 है। P1 1 तो नहीं है ना, P1 13 है, तो इसका मतलब 12 इससे पीछे ग्रुप्स हैं। तो ये हो गया। उसके बाद 47 है। 47 को किसके हिसाब से लिखोगे? क्रिप्टन और जीनन के बीच में लाई करता है तो क्रिप्टन लिख लो। तो क्रिप्टन कितना आ गया? 36 आ गया। 36 कहाँ पे एंड होता है? 4p6 पे एंड होता है। तो 4p के बाद क्या आएगा? 5s आएगा। 5s के बाद क्या आएगा? 4d आएगा। 4d के बाद क्या आएगा? 5p आएगा। तो 36 और 2 कितने हो गए? 38।
38 में कितने ऐड करोगे कि 47 आएगा? मैम 9. ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा एलिमेंट आपका? अब फिलिंग किसकी हो रही है? 9 मतलब किसकी फिलिंग हो रही है? ये डी की फिलिंग हो रही है ना? ठीक है, Yes, ma'am. बना लेते हैं 5s2 3d 5s2 4d9 बोला है ना आपने, 5s2 एंड 4d9। अब देखो डी कहाँ से स्टार्ट होता है? d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 एंड d10 ऐसे होते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 3 से स्टार्ट होके आपके 12 तक जाते हैं। 5 6 7 8 9 10 11। तो सीधी सी बात है, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं उसमें 2 प्लस कर दो तो आपके पास ग्रुप का नंबर आ जाएगा। तो ग्रुप का नंबर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस 2। पी के लिए क्या सिखाया था? नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितना करना है? 12. और डी के लिए क्या सिखाया? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितना करना है? 2. 2। तो कितना आ गया आपका? 9 + 2 11. आ जाओ 11th ग्रुप में। 11th ग्रुप में क्या होता है? कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, वैसे तो तुम्हें पता ही है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड में ये 3d9 होता है। वैसे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो 5s1 और 4d10 आ जाएगा ना, पर ये लिखना नहीं है, अदरवाइज तो फिर ये दोनों ही एक ही ग्रुप में बिलोंग करेंगे। तो आपको ग्रुप पीरियड निकालने के लिए यही पैटर्न चलाना है। अगर वो तुमसे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है स्टेबल वाली, तो ये लिख सकते हो। तो ये 3d10 4s1 था, ये क्या हो जाएगा? 4d10 5s1 मिल गया आपको एलिमेंट सिल्वर 47। 4d10 एंड 5s1। तो अब आपने किस किस को निकाल सॉल्व कर लिया? देखो, नाउ यू हैव सॉल्व्ड 33 जो किसको बिलोंग करता था? पी ब्लॉक को। 47 जो किसको बिलोंग करता है? डी ब्लॉक को। अब करेंगे 30, ठीक है बेटा। अब है 35 एंड 20। 35 एंड 20 कैसे गैस करेंगे? फटाफट से कर लेते हैं। 35 क्या होता है? वैसे तो वैसे भी पता ही होगा आपको, क्या है मैम किसका? ब्रोमीन. हाँ, तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 4p5। Yes, ma'am. और ग्रुप का नंबर कितना आएगा? 5 + 12. 12 17। वैसे भी हेलोजन 17 में होती है। और पीरियड का नंबर कैसे देते हैं ये मैंने किसी में भी नहीं बताया, तो फटाफट से देख लो। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पीरियड डिसाइड करेगा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो यहाँ पे पीरियड 4 होगा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो यहाँ पे पीरियड 5 होगा। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो पीरियड डिसाइड करेगी। यहाँ पे पीरियड कितना होगा बच्चों? यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो 5 होगा। 5. ठीक है, अब लास्ट एक मेरे ख्याल से 20 बचा है। 20 भी आप वैसे ही कर सकते हो। कैल्शियम Calcium. है ना, कैल्शियम किस ग्रुप और किस पीरियड में बिलोंग करता है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 4s2. 2। 4s2 का मतलब ये तो बहुत सीधा साधा हिसाब किताब है। 4s1 होगा तो ग्रुप 1 और 4s2 होगा तो ग्रुप 2। तो ये ग्रुप नंबर 2 है और पीरियड नंबर 4 है। तो इतना पोर्शन क्लासिफिकेशन में से पूछा जा चुका है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ग्रुप पीरियड कौन से हैं, एलिमेंट्स कहाँ पे लाई करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कैटायनिक, वो भी पूछ लेती हूँ एक क्वेश्चन, कौन किसके साथ कंबाइन करके कैसा कंपाउंड बनाएगा, वो भी क्लासिफिकेशन का पार्ट है। और बाकी जो भी आपके साइंटिस्ट के नेम थे एंड दिस दैट। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे था, जैसे जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, उनमें इतना तो समझ आ गया होगा कि S1 S2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 जाएगी। समझ में आ गया ना बेटा? Yes, ma'am. अगर आप इसको आप रोमन में ना लिखो फिर कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। इसको रोमन में लिखेंगे तो ये फिर मेंडलीव की तरफ चला जाएगा। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक थोड़ा सा ध्यान लगाओ कैसे हो सकता है। ग्रुप नंबर 18 में तो P6 है, S2P6 है, तो इसका मतलब है इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी नहीं आएगी। ग्रुप नंबर 17 में -1। ग्रुप नंबर 16 में -2 डोमिनेटिंग।
ये हो गया ग्रुप नंबर 15 में। 16 में -2, 15 में -3, और उसके बाद 14 और 13, तो यहाँ पे +3 आएगा और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कुछ ऐसे ही रैंडमली कि ग्रुप नंबर 1 का कोई एलिमेंट है X और ग्रुप नंबर 17 का कोई एलिमेंट है Y, तो X और Y की नेचर क्या होगी, किस टाइप का कंपाउंड होगा? X अगर ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, Y अगर ग्रुप 17 को बिलोंग करता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। तो नेचर ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगी? आयोनिक। आयोनिक। ऐसा ही क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि अगर तुम्हारा X है वो ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट है तुम्हारा Y जो ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग करता है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड? X और Y को जोड़ के जो बनेगा। X ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है तो मान लो कार्बन है, Y ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग करता है तो मान लो ऑक्सीजन है। CO2 किस टाइप का कंपाउंड है? कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा। क्लासिफिकेशन पे और टाइम नहीं लगाएंगे, दिस इज मोर देन इनफ। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, उसके बाद आ जाओ आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। Periodic properties I am not going to take separately. For the periodic properties I am directly starting the S block elements. उसी की तो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स अब आपको काफी नॉलेज हो चुका है इसका। ग्रुप 1 में एलिमेंट्स के नाम क्या जाएंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एक बात और आपको बता दूं, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में मोस्टली लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जब आप periodicity इन द प्रॉपर्टीज लेते हो तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी periodicity करेंगे वो सीजियम तक करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 में अगर आपको एटॉमिक नंबर लिखने हैं सभी एलिमेंट्स के, तो आपको ये याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 का सीक्वेंस। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखने हैं तो वो 1 स्टेप डाउन होता है, तो 2 को छोड़ दोगे। 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे ऐड करते जाओगे कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो आपके पास आंसर आता जाएगा। ग्रुप नंबर 13 टू 18 में एक 8 और छोड़ दोगे तो आपके पास आएगा 8, 18, 18, 32 का पैटर्न। इसको याद रखोगे इन 3 को, और उसके बाद एटॉमिक नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोजन 1, उसके बाद क्या ऐड करना है? 2, तो 2 ऐड किया तो 3 हो गया। उसके बाद क्या ऐड करना है? 8, 8 ऐड करना है तो 11 हो गया। उसके बाद फिर 8 ऐड करेंगे तो 19 हो गया। फिर उसके बाद क्या ऐड करेंगे? 18, तो 37 हो गया। फिर उसके बाद 18 ऐड करेंगे तो 55 हो गया। फिर उसके बाद 32 ऐड करेंगे तो 87 हो गया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एटॉमिक नंबर्स। एंड रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब आपको जर्नल बता दिया तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS1, तो यहाँ पे होगी 1s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 and 7s1. This is the electronic configuration. So electronic configuration, the atomic number along with the names we have done. Now regarding the periodic properties, the first periodic property is the atomic and the ionic size. Regarding the atomic and the ionic size in the journal, in along the group, the atomic size increases. What is the reason behind it? The first reason is the addition of a new shell, या जिसको बोल सकते हो number of the shells increases, and the second is the screening effect. This is a very important screening effect. Screening effect क्या होता है? जब आपके पास नए शेल ऐड होते जाएंगे तो आप देखो कि जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। किन इलेक्ट्रॉन में?
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली में एटम का साइज बताएगा वो तो दूर चला जाएगा, ठीक है ना, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये साइज इसका यू कैन से दूर हो जाएगा, ये जब दूर हो जाएगा तो साइज फिर बढ़ जाना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियस एंड द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन, दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन और इनर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा पास आएंगे तब भी ये बाहर चला जाएगा। इन बोथ द केस आउटर मोस्ट शेल आपकी बाहर जा रही है, तो जब आउटर मोस्ट शेल आपकी बाहर चली जाएगी या नए शेल भी ऐड हो रहे हैं, इन दोनों में जेड डिफेक्टिव आपका डिक्रीज हो जाएगा। जेड डिफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड डिफेक्टिव को बोलते हैं जेड एक्चुअल माइनस एस, एस का मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना होना चाहिए था, अगर 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए था, 1/1 ऐसे चार्ज होना चाहिए था, पर उसको 1 से कम मिल रहा है आउटर मोस्ट शेल को, क्योंकि दीज टू फैक्टर स्क्रीनिंग के कारण सेम शेल के इलेक्ट्रॉन कभी किसी को शील्ड नहीं करते हैं, तो जेड डिफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। और हमेशा याद रखो कि जेड डिफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, तो जेड डिफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, चलिए आगे अब आते हैं हम अलोंग द पीरियड क्या होगा। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। उसका पहला रीजन है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, नया शेल ऐड नहीं हो रहा है। और दूसरा रीजन क्या है, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैंने पहले ही बोला है कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों का जो कंसीक्वेंस होगा कंबाइंड इफेक्ट होगा कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और जो आपका साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, पर Decrease. कहीं कहीं पे एबनॉर्मेलिटीज हैं, मैं अभी डिस्कस करती हूँ। जैसे आपका आ गया सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन में जाते हो तो 2p3 से 2p4 में एंटर करते हो, तो साइज होना चाहिए डिक्रीज, पर यहाँ पे साइज थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन के केस में पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्शन होता है, रिपल्शन होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पहला ये। दूसरी बात ये है कि जो एंड में जाओगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से नियोन में जाओगे तो नियोन का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से। उसका रीजन है कि लास्ट में है नोबल गैस। अब नोबल गैस तो देखो मोनो एटॉमिक होती है, वो किसी के साथ जुड़ी नहीं होती, तो नोबल गैस के केस में जो रेडियस मेजर होता है वो होता है वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियई मेजर होता है, और जो वंडरवॉल रेडियई है वो हमेशा बड़ा होता है कोवलेंट या मेटालिक या आयनिक रेडियस से, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है इसलिए हमेशा नोबल गैस का साइज बड़ा होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि टुवर्ड द एंड ऑफ ईच ग्रुप देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द साइज। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाए हम कुछ ऐसे केसेस पे, जैसे मैंने आपको कुछ दे दिए हैं N3 नेगेटिव, ये तो दिस इज सम ऑफ द आयंस, आपको साइज बताना है। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइज? पहले तो इन स्पीशीज को चेक करो है क्या आयंस हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। 10 10 10 10 10 10, every time there are the 10 electrons, so these species are called as a isoelectronic species.
अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो अब आप देखो ना, इसमें प्रोटॉन्स चेक कर लो कितने हैं। नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन है, या 8 है, या 9 है, या 11 है, या 12 है, या 13 है। तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो किस जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करें तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव किस केस में सबसे ज्यादा है? जहां 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इस केस में जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है तो साइज क्या होगा? साइज फिर सबसे कम होगा। इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसमें जैसे जैसे आपके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटेगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. पेरेंट और उसके आयन का साइज कंपेयर कर लो, तो बहुत इजी है ये तो। क्या होगा एटॉमिक साइज का वेरिएशन? फर्स्ट वाले केस में एनायन है, एनायन हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा होता है। ठीक है, लास्ट में Cl प्लस आएगा। दूसरे वाले केस में कैटायन है, कैटायन हमेशा अपने पेरेंट से छोटा होता है। तो Fe3 प्लस सबसे छोटा होगा, फॉलोड बाय Fe2 प्लस एंड देन फॉलोड बाय Fe। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, एंड आफ्टर दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। देखो एल्कली मेटल्स are largest in their respective period, or the largest in their respective period। अपने पीरियड में ये सबसे बड़े हैं, मतलब हर ग्रुप के ये फर्स्ट मेंबर हैं, और अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो हर एक पीरियड में ये सबसे बड़े एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है बड़े हैं तो इनका साइज बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी। मैम वाई द एनायंस आर बिगर देन द पेरेंट एटम? चलिए देखिए फिर, आई थॉट कि यू नो दिस, नो प्रॉब्लम। ये देखो बच्चा, ये एनायन है और ये इसका पेरेंट है। जो आपके पास एनायन है बेटा, Cl नेगेटिव में आप इलेक्ट्रॉन्स जरा काउंट करो। Cl नेगेटिव में आपके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और Cl में है 17 इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन कैलकुलेट करोगे तो दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 प्रोटॉन, सॉरी 17 प्रोटॉन एक आपके 18 इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एक जगह पे 17 को कर रहे हैं। तो किस केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? किस जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जहां पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो 17 18 को कर रहे हैं, थोड़ा लूज होगा। तो जेड इफेक्टिव, आप समझ पा रहे हो इस जेड इफेक्टिव को या नहीं समझ पा रहे हो? पहले बताओ, आर यू अवेयर ऑफ दिस जेड इफेक्टिव टर्म? Yes, ma'am. आप देखो ना, यहाँ पे प्रोटॉन जब आपने नेगेटिव चार्ज इस पे दिया, इसमें प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, सिर्फ किस पे चेंज हुआ? इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए, पर प्रोटॉन कितने हैं? 17 ही है। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 17 है। तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। थोड़ा लूज नहीं हो जाएगा इसका पैकिंग इलेक्ट्रॉन? Yes, ma'am. न्यूक्लियस का चार्ज जेड इफेक्टिव इस पे कम होगा ना, तो साइज फिर इसका बढ़ जाएगा एनायन का। ठीक है, तो अगर आपके पास एडिशन ऑफ न्यू शेल नहीं भी होता, सेम शेल में भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, तब भी जेड इफेक्टिव एनायन में घट जाता है और कैटायन में बढ़ जाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव को आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपैरिजन करके देख सकते हो। चलो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, एल्कली मेटल लार्जेस्ट है रिस्पेक्टिव पीरियड में, सो दे हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी उनकी क्या होती है? सबसे कम होती है। और एल्कली मेटल की वैसे भी टेंडेंसी ये है, आफ्टर लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स क्या बन जाएंगी? आफ्टर लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल विल चेंज टू द नोबल गैस, इसलिए दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इसको कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इसके पोल क्वेश्चन लेने हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, so they are having the low ionization energy। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या इसके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं। तो इसको अभी यहाँ छोड़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन ले लें, एक दो पोल जल्दी जल्दी से।
चलिए, कैन यू सी द पोल? आई हैव शेयर द रिजल्ट विद यू। बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन को सही बोला है। चलो देखते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p1। अभी तक मैंने आपको साइज के बारे में ही बताया था, पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। बेरिलियम से बोरॉन में जाते हुए आपको लग रहा है कि साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए कम और बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा। कैसे? ये छोटा है तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो 2s से रिमूव करना है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो 2p से रिमूव करना है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल भी मैटर करती है। p सबशेल्स मोर लेस न्यूक्लियर चार्ज फेस करती हैं और s ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फेस करती है, तो s को बोला जाता है ज्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो s में से आयनाइजेशन मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम इज हायर देन द बोरॉन आएगा। तो ए ऑप्शन वाज करेक्ट। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। I have launched the poll.
Still answering, beta? Done. Okay, let's stop then. Some are still answering. बहुत सारे बच्चों को 2 ऑप्शन लगता है, फिर से देखते हैं सही है या नहीं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। अब नाइट्रोजन के केस में कार्बन और नाइट्रोजन के साइज पे मत जाइए, आप देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड पी है, पी में 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल देन दिस वन P2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो B इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए लेट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।